कार्यक्रम हर उम्र के लिए है और पर्याप्त हमारे सपने बहुत बड़े हो गए हैं और पर्याप्त संसाधन नहीं मिले तो मानसिक अवस्था में जरा भी सहनशीलता नहीं बची। लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जीवन मूल्य कम हो गए हैं, भौतिकवाद और दिखावा बहुत बढ़ गया है। गैजेट्स के साथ सारे इंसान अंतर्मुखी हो गए हैं और हम खिचड़ी होकर रह गए। ना तो पूरी तरह से अपनी संस्कृति के रहे, ना ही विदेशी बन पाए। मानसिक विकृतियां पनप रही है, कैसी कैसी झकझोर देने वाली खबरें अपने आसपास सुन रहे हैं। कहीं शादी नहीं करना, कहीं बच्चे नहीं चाहिए, एक बच्चा चाहिए तो इतनी अनुकूल परिस्थिति में पलता है कि प्रतिकूलता उसे रास ही नहीं आती। धारणाएं हमारी पुरानी है और परिवेश नया हो गया है। वातावरण और दिमाग दोनों पूरी तरह से पोल्यूटेड हो गए हैं। डिप्रेशन जैसा गंभीर शब्द इतना आम हो गया है। जरा नकारात्मक बात हुई, जरा उदासी महसूस हुई, जरा फ्रस्ट्रेशन हुआ तो मुझे या उसे या फलाने को डिप्रेशन हो गया, जैसे कोई आम बात हो। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का जमाना है। महिलाएं अपने आप को बराबर या कहीं श्रेष्ठ भी मानने लगी और पुरुष अधिकांशतः पुरानी मानसिकता से नहीं निकल पाए। गृहस्थी के सागर में बसा सुखों का सागर अब सूखने लग गया है। आधुनिक संसाधनों ने बच्चों से बचपन छीन लिया। गृहस्थी की या दिमाग की गाड़ी जरा पटरी से हिली तो एक ही शरण नजर आती है कि अब तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी। दिशा दिखाने वाले, कई जिंदगियों को रोशनी देने वाले, भटकों को राह दिखाने वाले हरदिल अजीज, खुश मिजाज सरल डॉक्टर संदीप पत्रे हमारे बीच में है। हमारा सौभाग्य है। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ और आप रासू से प्रार्थना करती हूँ कि डॉक्टर साहब का परिचय दें। सभी को राम राम। चढ़ती महत्वाकांक्षाएं और बढ़ता तनाव दोनों ही हाथों हाथ चलते हैं। महत्वाकांक्षाएं और तनाव, ये दोनों के बीच में एक बहुत ही महीन और पतली सी रेखा है। रेखा के इस पार महत्वाकांक्षाएं हमें गौरव महसूस कराती हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, और रेखा के इस पार हमें तनाव से घेर लेती हैं और निराशा की ओर अग्रसर करती हैं। जिस प्रकार हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक हेलमेट पहनना जरूरी है। उसी प्रकार अगर हम आजकल के जीवन में महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक इनर हेलमेट की जरूरत है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स को, हम अकेले ही काफी हैं, आगे अकेले ही चल लेंगे, इस थॉट को फिल्टर कर सके। ऐसे इनर हेलमेट से हमको रूबरू कराने के लिए और बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, बढ़ते तनाव, इस महत्वपूर्ण विषय को हम सबके साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री संदीप जी अत्रे। Dr. Sandeep Atre is a counseling psychologist and an international recognized specialist in emotional intelligence training. He is the founder of Socially Gens, a venture specializing in the development of social and emotional intelligence through its e-learning course rooted in neuroscience and psychology. He is also a co-founder of CHH Makers, a leading coaching group of Central India. He is the author of 3 books related to his domain, namely Understanding Emotions Logically, Observing Non-Verbal Behavior, and A Psychologist Prescribes. The 4th book on various aspects of life, named Two Paras of Everyday Wisdom. Moreover, the collection of his Nazm and Ghazals is published as a book titled Baat Jazbaat Ki. In his career for more than 2 decades, he has trained professionals for more than 50 companies and thousands of individuals and excel in intrapersonal and interpersonal matters. ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय, बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और बढ़ता तनाव को हमारे साथ साझा करने के लिए, हमें सीख देने के लिए, जिसका एफटीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम साथ चलेंगे तो अकेले नहीं बढ़ेंगे, सबके साथ चलेंगे तो हमें तनाव मुक्त हमेशा ही रहेंगे। बिना ही किसी विलंब किए आइए सुनते हैं डॉक्टर
श्री संदीप जी अत्रे। मैं आपको आमंत्रित करूंगी। Rasu for this introduction. थैंक यू गीता जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मेरे बिहाफ पे कर दी, और वो ये थी कि अधिकतर लोग अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा होगा। अ, इसके अलावा थैंक यू अंजलि जी स्टार्ट करने के लिए इतने कमेंसुरेट तरीके से, और विनीता जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। विनीता सब जी एक आवाज बार, थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी आवाज आ रही है? आप अब आवाज आ रही है नहीं, आप कम लोग, आ रही सब है। लोगों को? अब आ रही है सब लोगों को? एक बार आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। हाँ, मुझे लगता है शायद आपको अपने उसकी वॉल्यूम चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रासू कह रही है कि उनको आवाज़ अच्छी आ रही है। ओके, सो मुझे विनीता जी आप थोड़ा सा वो कर दें, मदद कर दें, ये बता दें कि एग्जैक्टली कितने मिनट्स का सेशन मुझे लेना है, क्योंकि मैं जी। चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि लोग चाहें कि मैं कब जाऊं, है ना, मैं उसके पहले निकलना चाहूंगा। विनीता जी कितना वक्त है मेरे पास बोलने के लिए? सब 40 to 45 minutes। ग्रेट, 40 to 45 मिनट्स, दैट इज ओके। मीता जी ने जब मुझसे बात की इस बारे में, तो नवीन खंडेलवाल जी के जरिए हम लोग टच में आए, और उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी पर्पस लेड ग्रुप के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला है आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो टॉपिक है, चढ़ती महत्वाकांक्षा, बढ़ता तनाव। जैसा कि राजू बता रही थी कि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझसे मिलने जो लोग आते हैं वो बुरे, बीमार या कमजोर लोग नहीं होते हैं, वो हैरान, परेशान या खोजते हुए लोग होते हैं। और जब इनसे बैठकर इनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने तजुर्बे से नहीं बोलूंगा, अपनी तालीम से भी बोलूंगा, तो बीच बीच में मैं साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स भी डालता रहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी पड़ेगी। वो ये कि हमारी जिंदगी हमसे पहले आने वाली सारी पीढ़ियों से कहीं ज्यादा आसान है। हमारी जिंदगी हमसे पहले आने वाली सारी पीढ़ियों से कहीं ज्यादा आसान है, पर बहुत कम सरल है। हिंदी बहुत बहुत गजब की लैंग्वेज है। तो हमारी जिंदगी आसान तो होती जा रही है, सरल होना बंद हो गई। हमारी जिंदगी मुश्किल होनी चाहिए, पर हमने पेचीदा कर ली। अगर इन वर्ड्स को अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, तो हमारी लाइफ को इजी कभी होना ही नहीं चाहिए, हमारी लाइफ को डिफिकल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट लाइफ में ही इंसान खुश रहता है, पर कॉम्प्लेक्स लाइफ में नहीं रहता, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में नहीं रहता। हमारी दिक्कत क्या हो गई? हमारी लाइफ इजी हो गई और कॉम्प्लेक्स हो गई, जबकि उसको डिफिकल्ट होना था और सिंपल होना था। हमसे पहले की सारी पीढ़ियां जो हैं उनकी लाइफ सरल थी पर मुश्किल थी, हमारी आसान है और पेचीदा है। तो ये क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी लाइफ इतनी पेचीदा होगी? हिंदी की खास बात यह है कि अगर आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को अच्छे से समझना चाहें, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन ध्यान से पढ़ा जाना बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि हमें प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीनी चाहिए। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो मैं कहता हूं कि अब इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो प्रिंसिपल्स का मतलब होगा सिद्धांत। अब कितना खूबसूरत वर्ड है, आप ध्यान से देखिए, सिद्धांत, यानी जिसको सिद्ध करने का अंत आ गया, अब इसको और सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तो जैसे प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सिद्धांत है उनके मुताबिक चलेंगे तो जिंदगी सरल होगी, वैसे ही जब एम्बिशन की बात आती है,
आज हम सब एम्बिशियस हैं। जब एम्बिशन की बात आती है तब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन जो वर्ड है वो है महत्वाकांक्षा। अब इस शब्द को तोड़िए। इस शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग समझ आएगा। इस शब्द में अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि दो शब्द हैं, महत्व की आकांक्षा। तो अधिकतर लोगों को लगता है महत्वाकांक्षा का मतलब होता है बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ा फ्लैट खरीदना, बड़ा बंगला खरीदना, यू नो बाहर की ट्रिप्स पे जाना, या जो है वो खूब पैसा कमाना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होती महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होती है महत्व की आकांक्षा। और आप ध्यान से देखिए हमारा अधिकतर तनाव ही इस बात से आ रहा है कि हम जो हैं वो महत्व की आकांक्षा ज्यादा करने लग गए और ज्यादा महत्व की आकांक्षा करने लग गए। फिर से कहूंगा, हम महत्व की आकांक्षा ज्यादा करने लग गए हैं और ज्यादा महत्व की आकांक्षा करने लग गए। आज भी आपसे एक सिंपल सा अगर सवाल पूछूं कि आप जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं, तो यकीन संदीप जी, मानिए आप में से एक अधिकतर मिनट लोग। इंटरप्ट करूंगी। हाँ जी। आपका चेहरा बहुत साफ नहीं दिख रहा है, तो आप या तो सामने लाइट कर दें या पीछे की लाइट कम कर दें, कुछ ऐसा कुछ करें। मैडम मेरी तो आवाज ही पहचान है, नहीं, आप आवाज आवाज सुनिए, नहीं, है ना। चेहरा। हाँ वो आवाज ही पहचान है मेरी, आप आवाज ही सुनिए। अब चेहरा तो क्या ही बदलेगा इस उम्र में नहीं नहीं, मेरे। साफ। ठीक थोड़ा है लाइट स्पष्ट हो जाएगी। गीता जी, मुझे आप फिर एक मिनट दीजिए। हालांकि तारतम्य टूट गया, वो मुझे थोड़ा अखर रहा है। अब ये देखिए ऐसा ही होता है, मैं चाह रहा था मेरा महत्व की आकांक्षा कम रहे, फिर गीता जी ने जगा दी। गीता जी ने कहा भाई अब चेहरा भी साफ दिखे, आवाज तो आ ही रही है। अब ऐसे ही होता है, हमें अपनी महत्व की आकांक्षा बहुत हो गई है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि हम मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज्यादा खुश कब थे, तो आप में से अधिकतर लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं। लोग बताते हैं कि वो सबसे ज्यादा खुश तब थे जब या तो वो ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई देख ही ना रहा हो, जब वो ऐसी नींद सो रहे थे कि पता ही नहीं चला वो वक्त कब गुजर गया, जब वो ऐसे खेल रहे थे कि पता ही नहीं चला कि कब समय आया और चला गया, जब वो ऐसे काम कर रहे थे कि रात को जब वो उठे काम करके बहुत वक्त के बाद भी, तो भी उन्होंने जो अंगड़ाई ली, उस अंगड़ाई के बाद उनको इतनी खुशी हुई काम पूरा करने की। उनके आसपास कोई भी नहीं था, उनकी ऐसी इच्छा हुई लोगों को जगह जगह के बताएं कि हमने कितना अच्छा काम किया। सबसे ज्यादा खुश हम हमेशा तब होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम और हमारे अनुभव के बीच में से हम गायब हो जाते हैं। फिर से कहूंगा, जब हम और हमारे अनुभव के बीच से हम गायब हो जाते हैं, जब भी हम और हमारे अनुभव के बीच में हम रह जाते हैं, तब हम तनाव में आते हैं। इसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से अधिकतर लोग कभी भी जब शादी की तैयारियां करते हैं अपने घर में किसी की, तो आप तैयारियां करने के दौरान तनाव में आते हैं। जब शादी चल रही होती है तब कोई तनाव में नहीं आता। इनफैक्ट 3 3 रात जगे रहते हैं और फिर जब चौथी सुबह अचानक से सब कुछ हो जाता है तो ऐसे सोते हैं और ऐसे परेशान होते हैं कि जिसको याद नहीं कि इतनी थकान निकली है, इतनी थकान निकली इसकी हद नहीं। अब लोग मुझसे कहेंगे ये तो गलत है ना, क्योंकि तनाव तो 3 पूरे दिन था, तो ये चौथे दिन क्यों परेशानी नहीं, उन 3 दिनों में क्यों नहीं परेशानी। भाई उन 3 दिनों में इसलिए परेशानी नहीं हुई क्योंकि उन 3 दिनों में आपका ध्यान आप पर आया ही नहीं। आपका ध्यान उन रीति रिवाजों पे था, उन मेहमानों पे था, उन चेहरों पे था। आपका ध्यान आप पर नहीं था। हाँ वो बात अलग है कि आप अगर महिला संगीत में कैसे दिखना चाहते हैं, या आपका जो है वो स्टेज कितना अच्छा होना चाहिए, या आपका फोटो जो है वो आपके घाघरे के साथ कैसा आना चाहिए, अगर आप ये सोचने लग गए तो मैं आपको लिख के देता हूँ आप तनाव में रहेंगे। आप यकीन मानिए, मेरे पास एक क्लाइंट और उनकी बेटी 6 साल की, वो आई, वो 6 साल की बेटी इतनी परेशान क्योंकि उसके बर्थडे के लिए उसने एक एक चीज को प्लान कर रखा था कि मैं इधर से आऊंगी, फिर यहाँ से केक आएगा, फिर ऊपर से गुलाब बरसेंगे, और फिर यहाँ से आप आएंगे और मैं ऐसे घूमूंगी, और फिर कैप्चर होगा और मेरा घाघरा ऐसे घूमेगा,
और फिर आप वहां से आएंगे और आप आके लेके आएंगे चॉकलेट। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम अपना एक्सपीरियंस इतना डिजाइन क्यों करना चाहते हो। कभी आपने सोचा, हमें वो पिकनिक कभी याद नहीं रहती जो हमने बहुत अच्छे से प्लान की थी, हमें वो पिकनिक याद रहती जो हमने प्लान नहीं की थी, बस यूं ही हो गई, और क्या हो गई। कभी सोचा उसमें आप नहीं थे, उसमें सिर्फ पिकनिक थी। जब जब आप आएंगे ना, तब तब आप सब गुड़ गोबर कर देंगे। मेरे पास जब रिश्ते की परेशानियों को लेकर लोग आते हैं, तो स्पेशली लव मैरिजेस बड़ी बदनाम है इस चीज को लेकर, कि भाई लव मैरिजेस करने वाले लोग बड़े दुखी रहते हैं। वो तो खैर अरेंज मैरिजेस पे भी उतना ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि चाहे खरबूजा छुरे पे गिरे, चाहे छुरे तरबूजा पे, फाइनली कटता तो तरबूजा ही है। यानी सारी मैरिजेस जो है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, बाद में वो मैरिजेस ही रह जाती है, क्योंकि मैरिज तो मैरिज होती है। अब कभी ध्यान से देखिएगा, प्यार में चाहे वो मैरिज के पहले हो चाहे मैरिज के फौरन बाद हो, एक दूसरे के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है। उस टाइम पर आप होते ही नहीं है कहीं, सामने वाला दिखता है बस। सामने वाला खुश है कि नहीं, सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं, अरे सामने वाले को आज कैसा लगा। और फिर होता पता है क्या है, थोड़ा वक्त गुजरता है और ध्यान सामने वाले से हटके फिर खुद पे आ जाता है। अभी तक अभी कोई सवाल नहीं था कि सामने वाले के साथ हमें क्या मिल रहा है। जब तक हम दे रहे थे तब तक हम खुश थे। फिर हमको अचानक से गिनती आ जाती है, गणित आ जाता है कि भैया हमें क्या मिल रहा है इस समय, हमें क्या मिल रहा है। और देखिएगा आप कभी, जहां आप आए वहां पे सारी परेशानी शुरू। कभी सोचा है आपने, आप काम कर रहे थे, 3 4 लोग थे साथ में मिलके जुड़े हुए थे, सब बढ़िया चल रहा था, दिल के साथ काम कर रहे थे। अचानक से ग्रुप बनना शुरू हुआ, 2 से 5 हुए, 5 से 50 हुए, 50 से 150 हुए। और पता नहीं कहां से अचानक वो जो शुरुआती सुख था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो क्यों कम होने लगता है? वो इसलिए कम होने लगता है क्योंकि उस टाइम आप सबका ध्यान काम की तरफ था। अब काम से हट के मकाम पे है, अब एक दूसरे पे है। अब यहां पर कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन सेक्रेटरी बनेगा, किसकी अध्यक्षता में कितना अच्छा काम हुआ, किसकी सेक्रेटरीशिप में कितना अच्छा काम हुआ, हम सारे लोग अचानक से हम होने के बजाय पद हो जाते हैं। और जहां हम और पद साथ में आए, यकीन मानिए हम अपने जीवन में तनाव महसूस करेंगे ही। छोटे सा एग्जांपल देता हूं, लोग जो रिटायर होते हैं, यकीन मानिए आज मैं आपके सामने ही बात बोल रहा हूँ, लोग जब रिटायर होते हैं तो कई 60 62 साल की विमेन, 65 साल की विमेन मुझसे कहती हैं कि जब से रिटायर हुए हैं मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्योंकि अब इनको ये भी देखना होता है कि मसाला जो है उसका डब्बा बंद है कि नहीं। अब इनको ये भी देखना होता है कि किचन जो है उसमें सब चीजें जमी हुई हैं कि नहीं। इन्हें ये भी देखना होता है कि आज सुबह जब पोछा लग रहा था तो पोछा लगने के टाइम पे कहीं पे ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरा वो कागज था वो कहीं रह तो नहीं गया। अब इनको सब कुछ देखना है। अरे क्यों नहीं देखेंगे वो, क्योंकि आज तक उनको महत्व कहीं मिल रहा था, अब अचानक से उनको महत्व मिलना खत्म हो जाता है। तो उनको अपना महत्व दिखाना है, तो फिर हर चीज में घुसते हैं। वो कहते हैं कि काश ये हमारे और हमारे परिवार को, जिसको इन्होंने 30 40 से 35 साल से देखा ही नहीं है, क्योंकि ये सुबह जाते थे रात को आते थे, अचानक से 35 40 साल अपने बिना हमें जीना सिखाया। और फिर अचानक से एक दिन आए और हमारी लाइफ में बिल्कुल इंट्रूड कर गए। कोई इनको प्लीज बताए कि इनके बिना भी ठीक ही चल रहा था, ये चुपचाप बैठे और अपना जीवन जिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस आदमी को महत्व की आकांक्षा है। अब वो हर जगह घुसेगा। अब वो ये भी देखेगा कि आपके और आपकी बहू के बीच में कैसा वार्तालाप हो रहा है। अब वो ये भी देखेगा कि फोन पे आप अपनी बहन के साथ कितनी बात करते हैं। अब वो ये भी देखेगा कि आपका फोन चार्ज है कि नहीं। अब वो ये भी देखेगा कि आपने जो है वो वक्त पे पैसे दिए कि नहीं मेंटेनेंस के। अब वो ये भी देखेगा कि आटा कौन सी ब्रांड का आ रहा है, क्योंकि उसको तो अपनी महत्व की वापस से आकांक्षा है। तभी आपने देखा, छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है तब कितना प्यारा लगता है, गोदी में आ जाता है, कितनी प्यार से हमारी तरफ देखता है, कितने अच्छे से अपने हाथ से, नन्हे हाथों से हमें कुछ खिलाता है। और फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है, और फिर देखिएगा सबसे ज्यादा ये बच्चा गंग कब मचाता है। ये मचाता है तब जब घर में मेहमान आते हैं। आप देखिए, कभी घर में मेहमान आते हैं तब 2 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल के बच्चे कितना तंग करते हैं, कितना चिढ़ते, कितना चेखते हैं। कभी सोचा आपने क्यों करते हैं?
वो इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक सारी निगाहें जो उनकी तरफ थी, अब वो उनके पास से हटके दूसरे लोगों की तरफ चली जाती है। और ये एक 2.5 साल का बच्चा भी सहन नहीं कर पाता। कई बात हो रही थी, मैंने एक क्लाइंट को कहा कि देखिए, आपकी शादी, आपके बेटे की शादी हो गई ना, अब आपके बेटे की शादी हो गई है, अब आप किचन छोड़ दीजिए। अब आप किचन छोड़ दीजिए। अब जो है, जो नया शख्स आएगा वो किचन संभालेगा। क्योंकि उसे भी तो, क्योंकि किचन जो है वो सिर्फ किचन नहीं है साहब। किचन जो है एक वुमन की एक बेहद इंपॉर्टेंट प्लेस है। चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेस वुमन हो, किचन सिर्फ किचन नहीं है एक वुमन के लिए। और एक मैन कभी किचन वुमन के लिए क्या होता है ये समझ ही नहीं सकता। उसके लिए उस मैन को पहले वुमन बनना पड़ेगा, जो कि मेरा मानना है कि अब तो मुमकिन नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने उनको कहा कि अब आपको किचन छोड़ देना चाहिए, आप किचन में जाना बंद कर दीजिए क्योंकि अब बहू आ गई है, अब बहू यहां से संभालेगी, आप मानेंगे नहीं, 3 दिन के अंदर वो बीमार पड़ गई। 3 दिन के अंदर बीमार पड़ गई। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा किचन मुझसे नहीं छूटना चाहिए। अरे मैंने कहा, आपके पास समाज है, आपके पास कुटुंबा है, आपके पास हॉबीज है, आपके पास दुनिया के न जाने कितने और काम है। कहते नहीं, वो सब छोड़ो, लेकिन किचन मेरे से नहीं छूटना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? कहते वो अच्छा नहीं लगता कि आज क्या बनेगा ये मैं नहीं तय कर रही। मैंने कहा, वो तो पहले भी नहीं तय करती थी। अरे पर ये पूछ मैं नहीं रही हूं, ये भी सहन नहीं होता। आज क्या बनेगा ये भी पूछना जो है, ये भी मुझे है। आप मानेंगे नहीं, वो बहू कुछ दिन संभालती नहीं, और फिर जो है वो बहू जब गई मायके कुछ दिन के लिए, तो किचन वापस से पूरा नए सिरे से जमा हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जमा हुआ था जैसे कि सास को पसंद। बहू आई, उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ये क्या हुआ? मैंने कहा, ये कुछ भी नहीं हुआ है। वो जो जगह है ना, उस जगह पे अपने महत्व को असर्ट करने की आकांक्षा है, और कुछ भी नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी आपने सोचा, हम सारे लोग जब जब महत्व की आकांक्षा करते हैं, तब तब हम परेशानियां फैलाते हैं। इनफैक्ट अगर डॉक्टर को हमें ठीक भी करना होता है ना, तो कभी ध्यान से देखेगा, वो हमें अगर ठीक कर रहा है, तो सबसे पहले उसके और हमारे बीच में से किसको हटाता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें हटाता है। वो एनेस्थेसिया दे देता है हमको, ताकि हम बीच बीच में देड़ अकल न लगाएं, और वो हम पर हमारे हित के लिए काम कर सके। वरना आप ही सोच के देखिए, अगर बिना एनेस्थेसिया के वो कुछ भी ऑपरेट करने लग गया, तो हम कहेंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये धागा क्या निकल रहा है? अरे देखो, आराम से काटना। अरे देखो, उस साइड से मत देखो। अरे इधर से क्यों आ रहे हो? अच्छा, ये कौन है? ये बाबा कौन आया है? अच्छा, इनके हाथ में। हम पूरे टाइम उस पूरी प्रोसेस, उस पूरी प्रक्रिया में बार बार घुसेंगे। आपने कभी सोचा है, हमारे बिना कोई खुश रहने लगता है तो हमें कितना बुरा लगता है? पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम जिसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही खुश रहे। अगर वो हमारे बिना खुश रहने लगता है ना, तो हमें लगता है अब वो हमें नहीं चाहता। वाह भाई, क्या महत्व की आकांक्षा है! हमारे बिना चीजें होने लग जाएं तो हमें बुरा लगता है, और जब हमें बीच बीच में आना पड़ता है तो हम सुनाते भी हैं कि हमारे बिना कुछ होता नहीं है। ये पूरा खेल हम रचते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, हमें हमारा महत्व चाहिए। कभी आपने सोचा, दुनिया के हर परिवार में प्रॉपर्टी के विवाद क्यों होते हैं? कुछ में नहीं होते हैं, कुछ में बाद में होते हैं, लेकिन होते सब में हैं। वैसे आपको बुरा मत मानिएगा, हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हिंदुइज्म के, महाभारत और रामायण, वो एसेंशियली ध्यान से देखा जाए तो प्रॉपर्टी के विवाद है। अगर थोड़ा भी चेक करेंगे तो महाभारत और रामायण प्रॉपर्टी के विवाद है। मतलब हम जो है वो प्रॉपर्टी का विवाद, स्वयं भगवान भी अवतार लेके आए हैं, तो भी प्रॉपर्टी का विवाद तो परिवार में हो गई। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्यों होना चाहिए? अरे वो तो होना ही है ना, क्योंकि कभी आपने ध्यान से सोचा, हम सबको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हम सबको महत्व चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी दिन किसी दादा ने अपने 4 बच्चों को बराबर बांट दिया प्रॉपर्टी, तो भी मैं आपको लिख के देता हूं कि उसमें से एक उठेगा और कहेगा मैंने ज्यादा किया था। मैं लिख के देता हूं उसमें से एक ने कहा होगा पक्का कि इसने तो कम किया था, इसने तो कभी किया ही नहीं, तो फिर इसे क्यों मिलना चाहिए? मैंने ज्यादा किया था, मुझे मिलना चाहिए। कभी सोचा है इसके पीछे क्या सचमुच में प्रॉपर्टी की भूख थी?
अरे साहब, इसके पीछे प्रॉपर्टी की भूख कभी थी ही नहीं, इसके पीछे महत्व की आकांक्षा थी। मुझे महत्व दिया जाए, मेरी सुनी जाए। ये महत्व हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को करने से दूर कर देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तनाव बुरा नहीं। तनाव बुरा तब होता है जब वो महत्व की आकांक्षा से आता है, क्योंकि तब दो तरफा चोट हमें पड़ती है। एक तरफ तनाव है और दूसरी तरफ महत्व मिल रहा है या नहीं, इसका गणित, इसका गुणा भाग है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है आप में से कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, और सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि मैं आप में से किसी एक से बोल रहा हूं, वो किसी एक से जो मुझे सुन रहा होगा। अब इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पे बीच बीच में चेक करने लग जाऊं कि जब मैंने सेशन को शुरू किया था तब कितने लोग ज्वाइंट थे, और मेरे सेशन के दौरान कितने लोग छोड़ के भाग गए। यकीन मानिए, चलते चलते सेशन में मेरा मन खराब हो जाएगा। मैं कहूंगा हद हो गई यार, 90 थे, अब 88 कैसे रह गए? ये 88 तो ठीक है, वो दो कहाँ गए, और वो दो क्यों चले गए? उन दो को क्या मैं पसंद नहीं आया? उन दो को क्या मेरी बात में कोई बात नहीं दिखी? उनको क्या मेरी बात में वजन नहीं मिला? ये लोग गए कहाँ? अब वो दो लोग मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे दांत में एक जब कैविटी होती है या हमारी एक दाढ़ निकलती है, तो पूरे के पूरे 32-28 छोड़ के हमारी जीभ बस उसी एक चीज की तरफ जाती है जहां पर नहीं है कुछ। अरे बाकी है ना भाई 27, उन तक क्यों नहीं जाती जीभ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी जीभ को वही एक जगह पे चाहिए कुछ, जो जगह खाली हो गई। कभी सोचा है आपने? अधिकतर ससुरों को अपने दामाद से बड़ी चिढ़ होती है शुरू में। अगर उन्होंने पसंद नहीं किया हो तो और ज्यादा चिढ़ होती है। लोग मुझसे कहते हैं हद हो गई, दामाद अच्छा है या बुरा है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि दामाद मैंने चुना है? अरे भाई, उन्होंने दामाद चुना है, ये ख्याल उनको महत्व देता है। आपने आपने आप जो मेरी बेटी हैं, आपने जिनकी जिंदगी में मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी रहा हूं, उस इंसान ने मेरे से पूछे बिना अपना जीवन साथी चुन लिया। ये ख्याल जो है वो, यकीन मानिए, कई लोगों को हार्ट अटैक कर ले जाता है, उनसे पचता नहीं है। वो कहते हैं ये कैसे हो गया? कभी आपने सोचा है क्यों हमारे यहाँ ऐसे शेर चलते हैं कि लहू का रंग मेहंदी की बू ने ले लिया, बेटा बड़ा हुआ तो बहू ने ले लिया? अरे तकलीफ क्या है? बहू को ही तो लेना चाहिए, बेटा को पैदा ही इसलिए किया था ताकि किसी दिन वो अच्छा पति, अच्छा पिता बन सके। नहीं, वो अच्छा पति बने, पिता बने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसे अच्छा बेटा बने रहना पड़ेगा। क्यों बेटा बने रहना पड़ेगा? अच्छा, क्योंकि मैं तो माँ ही हूं ना, मैं तो पिता ही हूं ना। मेरे से मत छीनो, जो रोल मेरी तरफ निभा रहे थे वो निभाते रहना। फिर तुम सुखी हो या नहीं हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे रिश्तेदार जब रिटायर हुए तो हम सब लोग बैठे हुए थे, मैं तो छोटा था उस टाइम। अब उनको मान लीजिए, उनका नाम शर्मा जी था, ऐसे ही मान लेते हैं, तो खैर वो अब है नहीं, तो उनका नाम भी ले सकता हूँ, पर अच्छा ही लगेगा क्योंकि ऊपर से देख रहा हूँ तो उनको लगेगा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर दी मैंने। अब जब वो जो है वो बैठे हुए थे, तो हम सब लोग बैठे हुए थे साथ में, वो रिटायर हुए। मैं छोटा था, पर वहां पे घुस घुस तो कर ही रहा था, क्योंकि महत्व की आकांक्षा तो थी मेरे को कि बड़े लोगों में बैठना है मेरे को, तो मैं कहीं घुस घुस के बैठा हुआ था। अब बातचीत चल रही थी, तो उनमें से एक ने कहा, शर्मा जी, अब रिटायर हो रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं, बस थोड़ा ऐसा इंतजाम रखिएगा कि बेटे के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। उनका एक ही बेटा था। अब उन्होंने कहा कि शर्मा जी, अच्छा, बड़ी वेल इंटेंशन एडवाइस थी, शर्मा जी अब आप रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो अब ऐसा कुछ इंतजाम कीजिएगा कि बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कभी। जो हाथ जो है वो देने के लिए उठाए, वो कभी हाथ जो है वो मांगने के लिए नहीं उठना चाहिए। आप मानोगे नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आदमी, उसने जो कहा है वो मैं आज तक नहीं भूला। पहले तो उसने ऐसा देखा, जिसने कहा था उसकी तरफ घूर के, और पता है क्या कहा? मेरे को आज तक याद है, इतने बरस हो, अब तो वो है भी नहीं, पर क्या लाइन थी। उनकी तरफ देख के कहते हैं, देखिए भाई साहब, बेटा मेरा, हाथ मेरा, मैं तो फैलाऊंगा। ऐसा है भाई साहब, मेरे ना इतने वक्त में 8 ट्रांसफर हुए, हर जगह मेरे साथ टंगा टंगा गया है। कई बार तो बेचारा रात को सोता एक शहर में था और दूसरे दिन सुबह जो है नींद दूसरे शहर में खुलती थी। दोस्त बनाता ही था बस 2-3 साल में स्कूल में, और हम उठा के जो है वो शहर बदल लेते थे।
जब मैं जाता था वहां हर जगह मेरे साथ टंगा टंगा घूमा। अब ये जहां जाएगा ना, मैं भी इसके साथ टंगा टंगा घूमूंगा। पता है सर, ये वो बच्चा था जो जब भी हम जाते थे ना कहीं तो हमारे पीछे पड़ता था, हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ, मेरे को क्यों छोड़ के जा रहे हो। आप कहीं जाते थे तो कहता था जलेबी लेके आओ, ये लेके आओ। मैं और मेरी बीवी जो है ना, हम भी इसके साथ, जब ये और इसकी बीवी जाएंगे ना तो इसके पीछे पड़ेंगे, इसको कहेंगे हमें भी ले जा। अच्छा ठीक है, डिक्की में ही बिठा लेना। अच्छा सुन, जब आ ही रहा है तो प्लीज पोहे लेते आना। मैं तो मांगूंगा भाई साहब, एक ही बेटा है, अगर उसके साथ भी ईगो निभाने लग गया तो जीऊंगा किसके साथ। कभी सोचा आपने उस एक आदमी ने क्या त्यागा तो उसको इतना अच्छा रिश्ता मिला। जब उनकी डेथ हुई, उनके बेटे बहू, उनके पोता पोती, वो सब उनके साथ थे। कभी सोचा क्यों? इसलिए क्योंकि वो इंसान जो है वो अपनी महत्व की आकांक्षा को भूलने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार हो। हम अपना ईगो हर जगह घुसा देते हैं। कभी आपने देखा जीजा फूफा मौसा इतने बदनाम क्यों? सारी बारातें न जाने कितने वक्त में इन्होंने क्यों बिगाड़ी? इन्होंने इसीलिए बिगाड़ी है कि इनको हर जगह महत्व चाहिए था। हर जगह बुआ क्यों बदनाम है? क्योंकि वो तो हर बार जो है वो मामा के घर आ जाते थे, बच्चों की छुट्टी में मामा के घर, छुट्टी में मामा के घर, छुट्टी में मामा के घर। मामा कहाँ जाएगा? कभी सोचा आपने? अच्छा, मेरे को तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि जब हम वापस अपने मायके आते हैं तो आने के बाद वो हमारा मी टाइम होता है। वहां आके हम जो है वो कुछ नहीं करना चाहते, हम बस बैठ जाना चाहते हैं और हम महसूस करना चाहते हैं कि हम भी बेटी हैं। लेकिन वो औरत जो आपकी भाभी है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब वो बहू के रोल में आए तो वो आपको झेले, और फिर वो अपने भाई के घर जाए तो फिर अपनी भाभी को झेलाए। ये कब तक चलना है? क्या दो लोग, तीन लोग, चार लोग मिलके अपनी महत्व की आकांक्षा को ड्रॉप करके कुछ अपने से ऊपर, कुछ अपने से बियॉन्ड क्रिएट या डिफेंड या एग्जीक्यूट करने के लिए एक साथ नहीं आ सकते? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हम सारे लोग महत्व की आकांक्षा के लिए किस लेवल तक जाने को तैयार हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ हमें वैल्यू मिल जाए इसके लिए पॉलिटिक्स खेलते हैं। हम में से अधिकतर लोग परिवारों में, कुटुंबों में, हम अपनी कंपनियों में, हम अपने एसोसिएशंस में सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हमारे सामने कुछ लिखा हुआ मिलना चाहिए। आज जब राम राम कह रही थी आप, तो मुझे इतना अमेजिंग बात लगी गीता जी। जब राम मंदिर की बात आ रही थी, जब राम मंदिर बन रहा था, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो वादे और प्रतिवादी और बजाने क्या क्या कर रहे थे, वादे इरादे। कोई वादे निभा रहा है, कोई कह रहा है कि हमने वादे निभा दिए, कोई कहता है हमने वादे गलत कर दिए, कोई कहता है इन्होंने वादे नहीं निभाए। मैंने लिखा फेसबुक पे कि हम ऐसे इंसान के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज वादे इरादे कर रही हैं जिसने एक वादे के लिए राज छोड़ दिया, उसके आसपास वादों की और प्रतिवादों की राजनीति चलती है। तो बड़ा मजा आया। पता नहीं कहां से एक की दिमाग सटक गया, उसने मेरे को लिखा आपको बड़ा अखर रहा है, आपको बड़ा अखर रहा है मंदिर बन रहा है तो। अरे मैंने कहा बोला भाई, मुझे तो खुशी होगी। कहते नहीं साहब, आपको बड़ा अखर रहा है मंदिर बन रहा है तो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनिएगा। कहते आपको पता है कितना हर्ट होगा भगवान को? आप मानेंगे नहीं, मैंने एक कोट लिखा और वो जवाब दिया, और वो कोट क्या था आप सुनिए ध्यान से। वो कोट था, मेरे आराध्य छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, शायद मुझ पर गए हैं। सुनिएगा लाइन, मेरे आराध्य छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, शायद मुझ पर गए हैं। आप मानेंगे नहीं साहब, हमारे भगवान भी हम पर ही जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमसे हमारा भगवान नाराज है, गलती से हमारा पांव लग गया था, उसके बाद से हमारे ऊपर जो है वो बहुत बड़ा काल सर्प योग आ गया है। आपको मैं क्या बताऊं, हमारे हमारे पुरखों से गलतियां हुई थी, उन गलतियों का हम आज तक भुगत रहे हैं। आपको मालूम है साहब, मैंने ना एक दिन उपवास के दिन कुछ खा लिया था, उसके बाद से भगवान मुझे श्राप दे रहा है। अरे अपने खेलों में प्लीज भगवान को तो मत घसीटो। भगवान को इतना छोटा बना लिया हमने कि वो छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची सी बातों पे नाराज होता है।
हम अपने जैसा भगवान तक बना लेते हैं, अपने महत्व की आकांक्षा भगवान के ऊपर थोप देते हैं। हम ये कहने लग गए हैं कि भगवान इससे नाराज हो जाएगा। अरे भगवान अगर मेरी छोटी सी नादानी पर नाराज हो गया तो भगवान और शैतान का फर्क कहां है? आपका भगवान होगा जो इतनी महत्व की आकांक्षा रखता होगा, मेरा भगवान बिल्कुल सरल, उसे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं। कभी सोचा है हम महत्व की आकांक्षा में क्या क्या कर बैठे? अपने भगवानों तक को अपने टुच्चेपन का हिस्सा बना लिया हमने। हमारे भगवान नाराज होते हैं, हमारे भगवान श्राप देते हैं। मेरे भगवान तो नहीं देते साहब, आपके देते होंगे। क्या हो गया है हमें? हर जगह महत्व की आकांक्षा, कभी खुद के ऊपर प्रक्षेपित, कभी किसी और के ऊपर आरोपित, और फिर हम कहते हैं कि हमें तनाव आ गया। क्यों नहीं आएगा साहब? महत्व की आकांक्षा करेंगे तो जिंदगी की लहरों के साथ उठते गिरते हम बार बार बुरा तो महसूस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने जीवन के सारे अनुभवों में, अपने जीवन के सारे अनुभवों में सहजता लाइए, सरलता लाइए। आप जब राम राम कह रही थी तो मुझे इतनी खूबसूरत बात याद आ गई। अधिकतर लोगों ने वाल्मीकि रामायण तक पढ़ी पढ़ी तक नहीं। उन्होंने जो है वो पूरा का पूरा तुलसीदास की रामायण जो है वो रामचरितमानस पढ़ी हुई। तुलसीदास की रामचरितमानस जो है वो दरअसल एक भक्त बात कर रहा है, और वाल्मीकि जो है वो राम को चरित्र की तरह कहते हैं। वाल्मीकि रामायण आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो आप जानती हैं उसके अंदर तो राम को उलाहना भी मिलता है सीता से। राम तो बेहद सहज सरल हैं, लेकिन नहीं, हमें उन्हें महान बनाने की कोशिश करनी है। कभी सोचा है जब मथुरा को बचाने के लिए जरासंध और बाकी आतताइयों से, जब मथुरा को बचाने के लिए कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरे यदुवंश को शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उनको बलराम कहते हैं, दाऊ कहते हैं, अरे सुनो, ऐसा करोगे तो तुम्हें रणछोड़ के नाम से बुलाया जाएगा। आपको मालूम है तब भगवान की बात क्या है? भगवान की बात अगर मैं कहीं और से नहीं पर महाभारत सीरियल के डायलॉग से ही बोल दूं तो लाइन पता है क्या थी? उन्होंने कहा था, अगर मेरी मथुरा, मेरी ब्रजभूमि को मुझे आतंक से बचाने के लिए यहां से द्वारका जाना पड़े और उसके लिए रणछोड़ कहलाना पड़े तो मुझे वो भी स्वीकार है। अरे दुनिया में कहीं ऐसा भगवान नहीं मिलेगा जिसका रणछोड़ के नाम से मंदिर है। वो कहते हैं मुझे किसी भी नाम से पुकारो, क्या फर्क पड़ता है? नाम तो पुकारने का एक साधन है बस। अगर मुझे लगेगा कि कोई मुझे पुकार रहा है तो मैं बोलूंगा जरूर, और रहूंगा मैं वही जो मैं हूं। जब एक सारथी बनने के लिए तैयार भगवान होता है ना, तब गीता रची जाती है। कभी सोचा आपने जब भगवान स्वयं खुद को रणछोड़ तक कहलाने के लिए तैयार है? और ये जो डायलॉग मैंने बोला, ये डायलॉग किसने लिखा है? ये डायलॉग लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने। कभी सोचा है एक मुस्लिम ने सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग्स लिखे हैं महाभारत के? कभी हमने सोची है बात? हम जो धर्म के नाम पर महान बनने के लिए, एक धर्म अपने आप को, दूसरा धर्म दूसरे को, तीसरा तीसरे को, सब अपने आप को महान बनाना चाहते हैं। अरे भाई मुझे कोई सरल, कोई सहज धर्म दे दो जहां ये ना बोल रहा हो कोई कि मेरा धर्म सबसे महान। काश कोई कहते मेरा धर्म सबसे सहज, और अगर सारे कहने लग जाएं तो परेशानी खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर कोई एक खड़ा होगा और कहेगा मेरा सबसे महान है, क्योंकि उसको महत्व की आकांक्षा है। हम वो देश हैं, हम वो समाज हैं जिसने हमेशा से कहा आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च। अपना मोक्ष भी साधना है और जगत का भी हित करना है। हम तो बैलेंस्ड लोग थे, हम कब से अचानक एक्सट्रीम पर सोचने लग गए? हम क्यों अचानक से हर जगह अपने आप को डालने लग गए? कभी सोचा है आपने जब बच्चा गिरता है तो मोर ऑफन देन नॉट उसकी हड्डी नहीं टूटती? अब आप कहेंगे हाँ उसका अपना एक ऑर्थो वाला एंगल होगा। अरे नहीं, जब वो गिरता है तो वो रेजिस्ट नहीं करता, जब वो गिरता है तो पूरा गिरता है।
शराबियों की हड्डियां नहीं टूटती। ओ प्लीज, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ड्रिंक एंड ड्राइव को प्रमोट कर रहा हूं। शराबी जब गिरते हैं तो वो इसलिए उनकी हड्डियां नहीं टूटती क्योंकि वो जब गिरते हैं तो गिरने की प्रोसेस के साथ कोऑपरेट करते हैं। और मैं और आप अगर गिरते भी हैं तो गिरने टाइम पे अपने आप को रोकते हैं। कभी आपने देखा जब ट्रेन चलती है, चलने के बाद एकदम से रुकती है, तो ये वाली बर्थ हमारी है, सामने वाली बर्थ है, हम ये वाली बर्थ को पकड़ लेते हैं, हर जगह से पकड़ लेते हैं क्योंकि हम आगे भी नहीं जाना चाहते। हम ऐसे बिल्कुल ऐसे कैसे कड़क ढट रहना चाहते हैं। और बच्चे जैसी वो रुकती है, ब्रेक लगता है, तो इस बर्थ से सामने वाली बर्थ पर वो आता भी उनका अचार लेके है वापस। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? सहज है, बह गया, अनुगच्छतु प्रवाह में, फ्लो विद द फ्लो। लेकिन नहीं, हमें फ्लो विद द फ्लो नहीं करना है, हमको हमेशा अपना महत्व चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे अहमद देखे हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे अहमद कि वो सब मिलके 12 लोग बैठ के मिलने के सुख के लिए साथ आए। बहुत ऑकवर्डनेस शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे एक ऐसा पल आता है जब सब हंसने मुस्कुराने लग जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ बातचीत करने लग जाते हैं, सहजता से मजाक शुरू हो जाते हैं, सहजता से मखौल शुरू हो जाता है, कभी थोड़ा हास्य, कभी थोड़ा व्यंग। और अचानक आप देखिएगा एक बहुत ही इडियोटिक इंसान, बिल्कुल ही बेहुदा इंसान, इस पल को, इस लम्हे को जब सब लोग अपने आप को भूल गए हैं, तब अचानक से खड़ा होगा और कहेगा स्माइल, सेल्फी, और सब के सब सारी चीजें छोड़ के अपने बाल ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके अचानक से कैमरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से तो वो लम्हा आया था जब सब भूले थे खुद को। नहीं, हमको तो यादें बनाना है। अरे यादें बनाना है आपको? एक फोटो से आप यादें बनाएंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मेमोरीज बनाना है क्योंकि आपको यादें बनाना है, आपको भूलना नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? मेरे से पूछे, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास आज तक कोई इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उसे याद नहीं आ रहा। वो मेरे पास हमेशा इसलिए लोग आते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वो भूल नहीं पा रहे। इंसान याद रखने के लिए ही बना है, पर वो याद वो रखता है जो उसने जिया हो। वो याद वो रखता है जिसमें उसका हिस्सा हो, जहां पर वो गुम गया हो। आप यादें उन लम्हों को कहते हैं जब आप नहीं थे, जब एक अनुभव था। जब अनुभव रह जाता है और आप गुम जाते हैं तो तनाव नहीं रहता। अरे आप लाख कमाइए, मैं दुआ देता हूं आपके यहाँ 4 गाड़ियां हो, आप वो 1-1.5 करोड़ की कौन सी आती है वो खरीदें। अरे आपके बंगले बने, इस सब से तनाव नहीं आएगा। उस तनाव की शुरुआत तब होगी जब आप ये सब करते करते, जब आप आईआईटीज में सिलेक्ट होते हुए, आईआईएम्स में सिलेक्ट होते हुए, हार्वर्ड में जाते हुए, जब आप बंगले बनाते हुए, जब आप पद पाते हुए, अपने आप को महत्व की आकांक्षा लगातार देते रहेंगे। अगर आप ये करेंगे तो सब गड़बड़। आपको मालूम है हिंदुइज्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी किसी का संतत्व कंप्लीट होता था तो आपको याद होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए, वाइवा के लिए आता है। आई होप आपको किसी को याद होगा जब अपने यहाँ होते थे प्रैक्टिकल तो लास्ट में एक्सटर्नल आता था वाइवा के लिए। किसी को याद है? जरा आप वो कोई मुंडी हिला दीजिए, 2-4 लोग जो मुझे देख रहे हैं। याद है वो एक्सटर्नल वाइवा के लिए आता था? अंजलि जी कभी सुना है आपने? है ना? तो एक्सटर्नल वाइवा के लिए आता था। वैसे आपको मालूम है सारे गुरु जो हैं वो एक्सटर्नल के लिए, वाइवा के लिए अपने सारे शिष्यों को किसके पास भेजते हैं? हिंदुइज्म के हिसाब से वो भेजते थे, पता है किसके पास? वो भेजते थे जनक के पास, राजा जनक के पास। क्योंकि राजा जनक को हिंदुइज्म में राजर्षि कहा जाता है, राजा भी और ऋषि भी। आपको मालूम है उनकी खासियत क्या थी? उन्हें विदेह कहा जाता है, तभी तो उनकी बेटी को वैदेही कहा जाता है। विदेह मतलब वो शख्स जो कि अपने आप से अलग हटके अपना निरीक्षण कर सके, जिसे साइकोलॉजी में मेटा अवेयरनेस कहते हैं। राजा जनक की खासियत ये थी कि उनको हर चीज को बिल्ड करना था, पर वो किसी चीज से अटैच नहीं होते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखा आपने, जहां एक राजा अपने महत्व की आकांक्षा को ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो इतना इतना इंपॉर्टेंट स्थान पा लेता है अपने ही मन में
कि बाहर कोई क्या सोचता है उसे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो गुम जाता है, फिर सब रह जाता है अनुभव। राजर्षि बनिए। हमारे यहाँ ऋषि जो हैं वो राजर्षि नहीं बन रहे, राजा जो हैं वो ऋषि नहीं बन रहे। हमें बनना है वो कॉम्बिनेशन जिसमें हमारा बाहर का हिस्सा दौड़ में शामिल हो और अंदर का हिस्सा दौड़ से अलहदा। क्योंकि मैं आपको जीवन से विमुख कैसे कर दूं ये कह के कि तनाव मत लीजिए। अरे गीता तक जो है वो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि लिखाया है रणभूमि में, दो सेनाओं के बीच में, और फिर उसके लिए उनको किसी वृक्ष के नीचे नहीं बैठना पड़ा। स्वयं रथ पे खड़े होके और गांडीव हाथ में उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं खुद कृष्ण, और फिर कह रहे हैं कि ये जब खत्म हो जाए गीता तो क्या करना है, बढ़िया घर जाओ एंजॉय करो, नहीं लड़ो। तो साहब लड़ाई खत्म नहीं होगी, जिंदगी रणभूमि है, लड़ना तो हमें है, लेकिन लड़ाई के अंदर हम हों ये अच्छा है, लड़ाई हमारे अंदर ना आए ये जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आप सबसे गुजारिश, खूब सारा अनुभव लीजिए, खूब सारी आकांक्षाएं कीजिए, खूब सारा महत्व वाला काम कीजिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपके और आपके अनुभव के बीच में आप नहीं हटे, तो जब आपकी हटेगी तो ऐसी हटेगी कि फिर आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगी। मुझे 40 मिनट कहा गया था, एग्जैक्टली 40 मिनट हो गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मुझे सुना। ओवर टू अंजलि जी। डॉक्टर साहब पता ही नहीं लगा, डॉक्टर साहब पता ही नहीं लगा 40 मिनट कहाँ हो गए। क्योंकि सब हम अपने आप को भूल गए। म्यूट है डॉक्टर, म्यूट डॉक्टर है। साहब म्यूट है। हाँ, आप बहुत बहुत म्यूट धन्यवाद, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका वक्तव्य बहुत ही सुंदर रहा है, प्रेरणादायक रहा है। और जो आपने, आपके शब्दों में जो सच्चाई है और भावना है वो सीधे सीधे हमारे दिल में अंतर्मन को छू गई है। और आपने जो बताया ना, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, इतना सुंदर आपने उसको हमारे जीवन को जोड़ा है। और शुरू में आपने जो कहा कि लाइफ डिफिकल्ट होना चाहिए पर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। इतने सुंदर वक्तव्य की जो समीक्षा करने हेतु मैं अभी आमंत्रित करती हूँ हमारे वेस्ट जोन के चेयरपर्सन, सूरत निवासी, सूरत के पास प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आदरणीय श्याम जी गर्ग, जो गत कई सालों से एफटीएस से जुड़े हैं। 22 वर्षों से वो निरंतर कार्यरत है, और अभी अभी उन्होंने वापी में जो वेस्ट जोन का फैमिली गेट टुगेदर किया था वो भी बड़ा सक्सेसफुल रहा था। तो श्याम जी आप आमंत्रित हैं। श्याम जी गर्ग। धन्यवाद अंजलि जी। डॉक्टर साहब म्यूट क्यों है? मेरा आवाज आ रही है ना? अरे यार, महान भारत के संवेदनशील बहनों एवं भाइयों, सादर नमस्ते। बात जज्बात की हो या हर रोज समझदारी की, यानी कि विजडम की, ये संदीप जी ने जो बुक लिखी है, एक शानदार, खुशबूदार, अपनी मर्यादा में जलते हुए दीपक की लो, ये संदीप जी का शाब्दिक अर्थ है। या कहूं भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि जी की, या सच कहूं तो बहुआयामी संदीप जी अत्रे की, जो दूर कर रहे हर हार्ट इंसान के लिए खतरे की। अंजलि जी का कुशल संचालन, गीता जी का वनबंधु सार, विनेता जी द्वारा जीवन मिठाई, रासू का युवा जोशीला संदीप जी का परिचय, और फिर संदीप जी द्वारा रूह को दर्द मिला और दर्द को आंखें ना मिली, आपने मुझे महसूस किया, देखा तो नहीं। ये गजल, इन्होंने आत्मा के दर्द को महसूस किया और जिसको रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस आपने इस ढंग से समझाया कि मैं पहले गांव में रहता था और अभी बंगले में, और याद मैं अपने पुराने गांव को ही करता हूं,
और ये कहता हूँ क्या मजा था मेरी जिंदगी में। भले ही मुश्किलें ज्यादा थी पर जिंदगी आसान थी। जिंदगी खुशियों का जिंदगी को खुशियों से ज्यादा प्लान ना करें। नदी की लहरों को बहने दें, जिधर भी जाएं लहराएंगे जरूर। ये संदीप जी ने अपने संबोधन में कुछ इस तरह की बातें जो मेरे को समझ में आई। डबल जिंदगी से बाहर आना जरूरी है। मत कर वश में खुद को मत कर वश में खुद को उड़ने दे पत्ते की तरह। कोई बोझा आश्रय देगा, नहीं भी देगा तो क्या, आसमान तो मेरा है। संदीप जी की सब बातें एकदम हकीकत के करीब हैं। बस हमें अपने महत्व के रोल या डेफिनेशन को फिर से डिफाइन करना है। बस वक्त के साथ बहना है। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे को भी सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी। और उसके पहले गीता जी, विनीता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अंजलि जी। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। एफटीएस से 12 वर्षों से जुड़ी हमारी जयपुर महिला समिति की जो पास प्रेसिडेंट रही है और वर्तमान में आरएमएस की नॉर्थ जोन की सेक्रेटरी है। जयपुर के नॉर्थ जोन मीट में भी उनका बड़ा योगदान था। तो आमंत्रित है सविता जी कोठारी। सभी को एकल प्रणाम। सर्वप्रथम हमारी प्रज्ञा सरिता की इस कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी सरावगी, वर्किंग प्रेसिडेंट रमेश जी माहेश्वरी, हमारी जनरल सेक्रेटरी गीता जी मुंदड़ा, हमारी राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्ष विनीता जी जाजू, राष्ट्रीय महिला समिति सचिव अंजलि जी तापड़िया और नेशनल कोऑर्डिनेटर एफटीएस युवा नीरज जी हारोदिया का, जिनकी सोच से प्रज्ञा सरिता का आरंभ हुआ और आज हम सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद की इस कड़ी में आभार प्रकट करना चाहूंगी महिला समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीता जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर सरल शब्दों में आज की प्रस्तावना दी। हमारी वेस्ट जोन कोऑर्डिनेटर श्रीमती रासू जी जैन का, जिन्होंने हमारे आज के वक्ता डॉक्टर संदीप जी अत्रे का इतना सुंदर परिचय दिया। वेस्ट जोन अध्यक्ष श्री श्याम जी गर्ग का, जिन्होंने सरल व स्पष्ट शब्दों में आज के वक्तव्य की समीक्षा की। मंच संचालन के लिए हमारी राष्ट्रीय सचिव अंजलि जी तापड़िया का भी बहुत बहुत आभार। आज मैं हमारी मुख्य वक्ता प्रज्ञा सरिता के डॉक्टर श्री संदीप जी अत्रे का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आज का टॉपिक चढ़ती महत्वाकांक्षाएं बढ़ते तनाव विषय पर अपने विचार और अनुभव हम सब के साथ साझा किए। आपका व्यक्तित्व हम सब के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक था। आपकी बातों में बहुत गहराई और समझ थी, जिससे हम सभी में नई सोच, ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अत्रे। अंत में हम आज की इस प्रज्ञा सरिता में उपस्थित सभी सदस्य एवं मित्रगणों की भागीदारी के लिए अत्यंत आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। धन्यवाद सविता जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने धन्यवाद ज्ञापन किया है। किसी को कुछ सवाल होंगे तो हैंड रेस करना, नहीं तो हम कल्याण मंत्र की ओर बढ़ते हैं। गीता जी, विनीता जी। कोई सवाल किसी के मन में नहीं आया?
सवाल की बजाय सब मुझे क्लियर लगता हो गया है है सबके मन का। आत्ममंथन, सवाल की बजाय आत्ममंथन चल रहा है ऐसे लग रहा है अंदर। डॉक्टर साहब को अनम्यूट करो ना अंजलि। अनम्यूट ही है वो, unmute ही है। विनीता जी, ये डॉक्टर सेशन की कामयाबी होगी अगर हम सब लोग इसके बाद जो है वो अपना अवलोकन साहब, करेंगे। डॉक्टर साहब, मैंने अष्टावक्र गीता भी पढ़ी है जनक की, लेकिन आपके दो सेंटेंस मुझे बार बार याद आ रहे हैं कि रामायण महाभारत प्रॉपर्टी के पीछे हो गई। इतने इतने सरल शब्दों में मैंने कभी देखा ही नहीं रामायण महाभारत को। तो बहुत दिमाग तो आपने सबका पूरा अच्छे से वही खोल तो दिया। संदीप जी बोले ना, कॉम्प्लेक्स जी रहे हैं हम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने सुना इतनी सरलता से। बस कुछ मेरी यही सुनने का तो बहुत फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब, ये तो बात है। और छोटे में इतना सारगर्भित कह जाना भी बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर के लिए तो महत्वहीन हो जाते हैं हम सब। थैंक यू गीता जी, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। हरदम अपने भाषण में बोलिए या ये बोलिए, हरदम कहते रहते हैं अभिमान मत करिए, इससे दूर रहिए, उससे दूर रहिए, पर उसको एक अलग ही ढंग से आपने समझाया है कि वो महत्वाकांक्षा मतलब वो इतनी सूक्ष्म चीज है, कहाँ से निकलती है मालूम नहीं। बस तो थोड़ी देर याद आपका नहीं बहुत रखें, बहुत बस हार्दिक थोड़ी देर धन्यवाद। याद नहीं रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे आप थोड़ा इजाजत दीजिएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इसका पार्ट होके। जी, आप सबको बहुत 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 मजा बहुत आया, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत थैंक यू सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर से धन्यवाद। बाय बाय। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु मया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति। चलिए जी, नमस्ते।